आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 NCERT की लेसन नंबर 10 ग्रेविटेशन. In chapter number 8 and 9 we have learned about the motion of the object and force as a cause of a motion. लेसन नंबर 8 और 9 में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का मोशन में होना, फोर्स अप्लाई होना, ये सब चीज़ें मोशन के रीजंस होते हैं. We have learned that force is needed to change the speed or the direction of a motion of an object. हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि फोर्स कैसे चीज़ों की स्पीड चेंज करता है, ऑब्जेक्ट का मोशन के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंजेस लाने में मदद करता है. वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन हाई फॉल डाउनवर्ड द अर्थ. हम लोगों ने ये भी सीखा कि जब हम लोग ऊपर से नीचे चीज़ें फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे ज़मीन की तरफ आ जाता है. वी नो दैट ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन. हम लोग को ये भी पता है कि जो सारे प्लैनेट हैं वो सन के आजू बाजू रिवॉल्यूशंस करते हैं. मून गोज़ अराउंड द अर्थ, वैसे ही मून जो है अर्थ के आजू बाजू घूमता है, चक्कर लगाता है. इन ऑल दिस केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लैनेट एंड द मून. ये सब जब हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे तो आपको लगता होगा कि देयर इज सम फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है. आइजैक न्यूटन कुड ग्रैस्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट. देखने जाए तो आइजैक न्यूटन ने ये प्रूव कर दिया था कि ये सारी चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. इन दिस चैप्टर we shall study and learn about the gravitational and the universal law of gravitation. हम लोग ये लेसन में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. We shall discuss the motion of an object under the influence of the gravitational force on earth. और जो ग्रेविटेशनल और फोर्स है उसका अर्थ के ऊपर क्या असर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. We shall study how the weight of an body varies from the place to place. हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हर ऑब्जेक्ट का वजन जगह और प्लैनेट वाइज कैसे अलग अलग होता है. वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन फॉर द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन द लिक्विड. हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो चीज़ें लिक्विड के ऊपर मूव कैसे करती है, फ्लोट कैसे करती है. फर्स्ट टॉपिक देखते हैं 10.1 ग्रेविटेशन. वी नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ. हम लोग को पता है मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड रीच अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड. हम लोग जब सपोज भी एक स्टोन ले लो, स्टोन को आप ऊपर फेंकोगे तो वो एक सर्टेन हाइट तक ही जाएगा और फिर वापस से वो नीचे आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इट इज़ सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर द ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम. इसके पीछे एक राज है. जब न्यूटन एक बार ना छोटे थे, बहुत पहले की बात है, तो वो ट्री के अंडर बैठे थे, नीचे बैठे थे, तो एप्पल नीचे गिरा. सो उन्हें ये सोच में आया कि ये ऊपर का नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. द फॉल ऑफ अ एप्पल मेड द न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग. ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल एंड कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. न्यूटन को सोच में आया कि अगर ये एप्पल को अट्रैक्ट कर सकता है तो ये मून को भी तो अट्रैक्ट कर ही सकता है. इज इट द सेम फोर्स इन द बोथ केसेस. क्या यहाँ पे दोनों केसेस में जो दोनों एग्जाम्पल है एप्पल और मून का, यहाँ पे क्या दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं. ही कॉन्जेक्चर्स दैट सेम टाइप ऑफ अ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस. उन्होंने बहुत सारे कॉन्जेक्चर्स पेश किए, बहुत सारे थियोरम पेश किए और वहाँ पे वो एक कंक्लूजन पे आया दैट दोनों केस में एक ही जो फोर्स है वो वर्क कर रहा है. ये आर्ग्यू दैट एट each point of its orbit the moon fall towards the earth. देखने जाए तो उन्होंने ये बताया कि हर एक पॉइंट पे, ऑर्बिट पे एक पॉइंट आता है जो मून है वो अर्थ की तरफ फॉल डाउन होता है, गिरता है, आता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन इट स्ट्रेट लाइन. और वो जब स्ट्रेट लाइन में घूमता रहता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो अर्थ की तरफ अट्रैक्शन फील करता है. सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ. हम लोग ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो मून है वो अर्थ की तरफ गिरता है, लेकिन हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया है कि मून अर्थ के ऊपर गिरता है. लेट्स अस ट्राई अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग 18.11. आपको एक नीचे एक जो बच्चा है वो एक थ्रेड के साथ पत्थर बांधा हुआ है और ऐसे गोल गोल ऐसे रिवॉल्यूशंस कर रहा है. आपको उसकी डायरेक्शन नोट डाउन करनी है. स्टोन सर्कुलर पार्ट में जा रहा है. Before the thread is released, the stone move in the circular part is with a certain speed and the change direction at every point. देखने जाए तो जो बच्चा उसको पत्थर को जो घुमा रहा है थ्रेड के थ्रू, वो पत्थर ईच एंड एवरी सेकेंड्स में अपना पॉइंट चेंज कर रहा है, इसीलिए उसका सर्कुलर मोशन है. द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व द चेंज इन वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन. जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है. द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन कीप द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पार्ट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर.
और ये जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशंस है, वो बॉडी को गोल गोल सर्कुलर पार्ट में मूव कराने में मदद करता है, सेंट्रल को ध्यान में रखते हैं। ये जो फोर्स है उसको सेंट्रीपेटल मींस सेंट्रल सिकिंग फोर्स बोलते हैं। सेंटर के ऊपर आधार रखकर वो ऑब्जेक्ट उसके आजू बाजू मूव करता रहता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे प्लैनेट, सन, अर्थ ये सब को लगता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो फिर वो जो पत्थर है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट और टू द सर्कल पाथ। देखने जाए तो टेंजेंट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे कि अगर वहाँ पे अगर सेंट्रल पॉइंट नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो वो सर्कल का टेंजेंट होगा। यहाँ पे ABC टेंजेंट है। ऐसी जो स्ट्रेट लाइन है वो जो सर्कल को एक पॉइंट में मीट करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन ABC यहाँ पे टेंजेंट दिखाई गई है जो B पॉइंट को सर्कल में टच कर रही है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। और मैंने अभी बताया कि जो मून है सन के आजू बाजू, मून के आजू बाजू जो मूव करता है ये सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही मूव करता है। दैट मीन्स जो अर्थ है वो सेंटर में है, सन है जो सेंटर में, उसकी वजह से वो आजू बाजू सेम डिस्टेंस पे सेम स्पीड से वो मूव करे रखता है। द सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो अर्थ की वजह से है। अर्थ के अंदर ऐसा कुछ फोर्स है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है मून को। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यूज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में देखा टेंजेंट बन जाएगा अगर ऐसा फोर्स नहीं होगा, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं होगा, अगर कोई सेंटर में फोर्स ही नहीं होगा तो मून सीधा सीधा जाएगा, सर्कुलर पार्ट में नहीं जाएगा। सो इसका प्रूफ हो गया कि देयर इज सम सेंट्रीपेटल फोर्स, देयर इज वन ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग ये पूरे लेसन्स में डिस्कवर करने वाले हैं। सो ये फोर्स की वजह से जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू घूमता है। इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या एप्पल ने अर्थ को अट्रैक्ट किया कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। एक्चुअली जो चीज़ जिसको अट्रैक्ट करती है वो उसके ऊपर फॉल डाउन होती है। हमारे एप्पल वाले केस में एप्पल अर्थ के ऊपर गिरा, सो दैट मीन्स अर्थ एप्पल के ऊपर नहीं गिरी, एप्पल अर्थ के ऊपर गिरा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे अर्थ का फोर्स ज़्यादा होगा एप्पल की कंपैरिजन में। जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो चीज़ों को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने लास्ट लेसन में ही पढ़ा, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। सो यहाँ पे जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड लॉ ऐसा बोलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट के वजन से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में है। दैट मीन्स मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट्स ऑफ द अर्थ। सो जो एप्पल का फोर्स है, वजन है, वो अर्थ की कंपैरिजन में बहुत कम है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल। इसीलिए अर्थ एप्पल की तरफ नहीं गिरता है, एप्पल अर्थ की तरफ आता है। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर द वाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मून की तरफ भी लगता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जिसका वजन कम होगा वो भारी चीज़ों के तरफ जाएगा। सो हमारे केस में एप्पल का वजन कम है, सो वो अर्थ के ऊपर गिरेगा, ना कि अर्थ एप्पल के ऊपर। सो सेम में मून का वजन कम है अर्थ के कंपैरिजन में, सो जो मून है वो अर्थ के ऊपर गिरेगा। एक्चुअली अर्थ पे मून गिरता नहीं है, लेकिन हम लोग साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो उसका मतलब ये होगा। इन अवर सोलर सिस्टम all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there is existence of a force between the sun and the planet. देखने जाए तो अगर सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सन और बाकी सारे प्लैनेट के ऊपर लगाए तो सन यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है वो सन की तरफ खिंचाव में है, गिरते हैं उनकी तरफ। फ्रॉम द अबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल द मून बट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्सल अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन के लॉ के हिसाब से सिर्फ एप्पल और सिर्फ मून या फिर प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। देखने जाए तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें मौजूद है वो हर चीज़ों को अपनी तरफ एक दूसरे को आकर्षित करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और ऐसे फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 10.1.1 का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस कि ये क्या है, ग्रेविटेशंस का लॉ क्या है, वो किस बेसिस पे वर्क करता है। एंड ग्रेविटेशंस हम लोगों ने देखा कि जो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसको ग्रेविटेशन बोलेंगे। तो अभी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है वो देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्सल अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो F इज इक्वल टू G M कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल में जो भी चीज़ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है
और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटेड होती है उनके वज़न और देखने जाए तो उसकी दोनों जो वज़न होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से। सो ये जो होगा ये फोर्स को ये बोलेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए है एक बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल सिंबल है। एम और एन मतलब बड़े का एम है, मतलब ए का जो वजन है एम है, छोटे का एम है और दोनों के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास एम एंड एम। बड़े ऑब्जेक्ट का मास है, वजन है एम, छोटे का है एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है जो हम लोगों ने देखा, और जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है वो है एफ। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ओके, सो इसका मतलब हो गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट की साइन यहाँ पे दी हुई है, एम मल्टीप्लाई बाई एम, ये उनका दोनों का वजन का मल्टीप्लाई है। एंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर करना है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, तो वो हो जाएगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/d²। अगर दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटेड टू m मल्टीप्लाई बाई m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द d²। सो हो जाएगा f इज इक्वल टू g mn/d²। यहाँ पे जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई देखेंगे तो f d² हो जाएगा, g के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ढूंढेंगे तो m मल्टीप्लाई बाई m हो जाएगा डिवाइड में। सो ये कुछ इस हिसाब से होगा, हम लोग ये बाद में पढ़ेंगे। g इज इक्वल टू fd²/mn। सो ऐसा यूनिट ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा Nm/kg²। इसका जो वैल्यूएशन है g का वो फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिश ने 1731 टू 1810 के बीच में, उनका टाइमिंग बताया हुआ है। उन्होंने सेंसिटिव बैलेंस की मदद से उनका g का वैल्यू निकाला था और g का वैल्यू होता है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 Nm²/kg²। वी नो दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। हम लोग को पता है कि यूनिवर्स में दो चीज़ें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। जब आप आपके फ्रेंड के बाजू में भी बैठो ना तो आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होगा, वैसा वाला नहीं, लेकिन एक एक दो ऑब्जेक्ट जब आते हैं नज़दीक में तो आपको एक सेंसेस फील होगा कि सामने वाले का क्या सोच है, विचार है, वो आपको पहले से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शो करता है। द लॉ इज़ यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू द ऑल द बॉडीज़। ये यूनिवर्सल इस सेंस में है कि ये बड़ी बॉडी, छोटी बॉडी, सेलेस्टियल या टेरेस्ट्रियल सबको लगता है। इनवर्स स्क्वायर देखेंगे, सेइंग दैट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द d मीन्स d गेट्स बिगर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द 6। सो दैट मीन्स f क्या हो जाएगा पता है 1/36, क्योंकि 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 टाइम्स स्मॉलर। सो फोर्स होगा वो 36 टाइम कम हो जाएगा। टेन 10.1.2 देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ अ लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। Universal law of gravitation successfully explained the several phenomena which were believed to be unconnected। देखने जाए तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है जो अभी भी अनकनेक्टेड है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ऐसा फोर्स जो हम लोग को अर्थ की तरफ बांधे रखता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम लोग को आज भी हम लोग वो चीज़ को बिलीव करते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ के आजू बाजू जो मून जो चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशंस करता है, उसके बारे में। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन के आजू बाजू जो सारे प्लैनेट है वो घूमते हैं उसके बारे में। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, मून और सन के बिहेवियर की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से जो टाइड्स क्रिएट होती है, ये सारी चीज़ें। फ्री फॉल पढ़ने से पहले हम लोग आगे के जो बॉक्स लीव कर रहे थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आइजैक न्यूटन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है जो हम लोग पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन कुछ इस हिसाब से दिखते थे। उनका जन्म और वॉलस्ट्रॉप्स नियर जो ग्रैंथम्स है इंग्लैंड में, वहाँ पे जगह पे हुआ था। ही जनरली रिगार्डेड एज द मोस्ट ओरिजिनल एंड द इन्फ्लुएंस थियोरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। और साइंस में उनकी कैटेगरी बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंशियल थियोरिस्ट में आती है। उनकी थियोरी बहुत अच्छी थी। वो गरीब फैमिली में, फार्मिंग फैमिली में पैदा हुए थे, बट ही वॉज नॉट गुड एट फार्मिंग। उन्हें फार्मिंग नहीं आती थी। ही वॉज सेंट टू स्टडी द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1661 में उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा गया था। इन 1665
plague broke out in Cambridge, so the Newton took a year off. 1665 में यूनिवर्सिटी में बहुत ही खतरनाक वाला प्लेग हो गया था, सो इसकी वजह से उन्होंने एक ईयर छोड़ दिया था और एक ईयर उन्होंने ब्रेक ले लिया था बीच में. इट वॉज ड्यूरिंग दिस ईयर दैट द इंसिडेंट्स ऑफ द एप्पल फॉलिंग ऑन हिम सेट टू बी हैवन अकर. और उसी टाइम जो एप्पल का गिरना वाला इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ था, जिनकी वजह से उन्हें एक नई थियोरी इनोवेट की थी. This incident prompted the Newton to explore the possibility of connectivity of gravity with force that kept the moon in its orbit. इसकी वजह से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया. मून आजू बाजू ऑर्बिट पे अर्थ के आजू बाजू जो चक्कर लगाता है वो प्रूव हो गया. दिस लेड हिम टू बी अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. उसकी वजह से उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, F is equal to gmn upon d square वाला. It is remarkable that many great scientists before him knew of a gravity but failed to realize it. उनके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आ चुके थे, उन्होंने ये रियलाइज़ भी किया, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ थियोरेटिकल नहीं था, लेकिन न्यूटन के पास होने की वजह से उन्हें वो नामना मिली. न्यूटन फॉर्मुलेटेड द वेल नोन लॉ ऑफ मोशन, और उन्होंने बहुत सारे लॉ ऑफ मोशंस निकाले जिनको पूरी वर्ल्ड में रिकॉग्निशंस मिला. ही वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ लाइट एंड कलर. लाइट और कलर की थ्योरी पे उन्होंने वर्क किया. उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है वो ईजी हो पाया. न्यूटन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मैथमेटिशियंस. ही इन्वेंटेड द न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको कैलकुलस बोलते हैं. उन्होंने मैथमेटिक्स की नई ब्रांचेस ओपन की थी, इनोवेट की थी. ही यूज्ड टू प्रूव दैट फॉर द ऑब्जेक्ट आउटसाइड अ स्फीयर ऑफ द यूनिवर्सल डेंसिटी, जो यूनिवर्स के बाहर की चीज़ें हैं, जो यूनिफॉर्म डेंसिटी से बिलोंग करती है, उनकी वज़न और उनके बारे में जानना ये उन्हें कैलकुलस की मदद से सॉल्व करने को लिए मिलता था. द स्फीयर बिहेव एज इफ द होल ऑफ इट्स मास इज कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर. और ये भी प्रूव करता था कि उनके जो मास है, पूरा वज़न है, वो उनके सेंटर में रिलाई करता है. न्यूटन ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल साइंस विद थ्री लॉ ऑफ मोशन. उन्होंने सिंपल लॉ ऑफ मोशन दे के पूरे साइंस को बदल दिया था. उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था. एज अ की स्टोन ऑफ अ scientific revolution of the 17th century, Newton work combined with the contribution of the Copernicus, Kepler, Galileo and the other into न्यू पावरफुल सिंथेसिस. देखने जाए तो 17th सेंचुरी के बहुत अच्छे साइंटिस्ट के साथ उन्होंने कंबाइन होकर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट दिए थे, जिन साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है. इट इज़ रिमार्केबल दैट दो ग्रेविटेशनल थियोरी कुड नॉट बी वेरीफाइड दैट टाइम, देर वॉज अ हार्डली एनी डाउट अबाउट इट्स करेक्शंस. देखने जाए तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर कोई डाउट भी नहीं था, अभी भी नहीं है. एक्चुअली दिस इज़ बिकॉज न्यूटन बेस्ड हिज थियोरी ऑन द साउंड साइंटिफिक रीजनिंग एंड ब्रैकेट्स विद इन मैथमेटिक्स, क्योंकि उनके पास उनके रीजनिंग साइंटिफिक थे और उनके पास मैथमेटिक्स आंसर थे. दिस मेड द थियोरी सिंपल एंड एलिगेंट, जिसकी वजह से उनकी थियोरी बहुत ही ईजी गोइंग थी. दिस क्वांटिटी आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड साइंटिफिक थियोरी. ये क्वालिटी उन्हें एक अच्छा साइंटिफिक थियोरिस्ट बनाने में मदद करा. उनकी वजह से उनकी थियोरी ईजी टू अंडरस्टैंड हो गई. हाउ डिड द न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर रूल्स. उन्हें जो इनवर्स स्क्वायर रूल्स है वो कैसे पता पड़ा, उनके बारे में देखेंगे. देयर हैज़ बीन अ ग्रेट इंटरेस्ट इन मोशन ऑफ द प्लैनेट. बाय द 16th century लॉट्स ऑफ डेटा ऑन द मोशन ऑफ द प्लैनेट हैड बीन कलेक्टेड बाय द मैनी एस्ट्रोनॉमर. बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर में प्लैनेट मूव करते हैं, मोशन करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन ली गई. बेस्ड ऑन दिस डाटा जॉनस कैपलर्स डिराइव द 3 लॉज. उन्होंने जॉनस कैपलर ने 3 लॉ दिए विच गवर्न द मोशन ऑफ द प्लैनेट, जो मोशन ऑफ द अर्थ को, मोशन ऑफ द प्लैनेट को प्रूव करता था. तो उन्होंने ये 3 लॉ दिए थे. पहला, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई एंड एज अ शोन इन द फिगर गिवन बिलो. इन दिस फिगर ओ इज द पोजिशन ऑफ द सन. ये रहा ओ, पोजिशन शो करता है सन का, और सब सन के आजू बाजू घूमते हैं, और जो सन है उनकी ऑर्बिट जो है, उनके आजू बाजू और सन के आजू बाजू जो भी प्लैनेट है उनकी जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, मतलब ऐसे ओवल शेप में है. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड देन सन स्विप इक्वल एरिया इन देन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम. दस इफ द टाइम ट्रैवल फ्रॉम देन ए टू बी इज द सेम, देन सी टू डी, देन ओ ए बी एंड ओ डी सी ओ सी डी आर इक्वल. देखने जाए तो यहाँ पे लाइन अगर ज्वाइन करोगे प्लैनेट और सन के बीच में तो वो इक्वल होगी, टाइम इंटरवल इक्वल होगा. अगर आप ए टू बी जाओगे, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ए टू बी जाओगे या फिर सी टू डी जाओगे, तो जो एरिया बनेगा दैट मीन्स ओ ए बी और ओ सी डी वो सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर रिलाई करे होंगे. क्यूब ऑफ द मीन्स डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड टी. इसका मतलब ये हो गया,
अगर मैं आर रेडियस जो है उसका क्यूब करूँगी अपॉन टाइम का स्क्वायर करूँगी तो ये मेरा देखने जाएंगे तो ये मेरा कांस्टेंट होगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कैपलर कुड नॉट गिवन द थियोरी टू एक्सप्रेशन मोशन ऑफ द प्लैनेट. उनकी थियोरी से प्लैनेट के मोशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. इट वॉज अ न्यूटन जिन्होंने शो किया कि जो प्लानिटरी मोशन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और जो सन एक्सर्ट करता है उनके ऊपर. न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से न्यूटन यूज द थर्ड लॉ ऑफ अ कैपलर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. न्यूटन ने कैपलर के थर्ड लॉ को यूज़ करके ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट किया था. एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ वीकेंड बाय द डिस्टेंस. और जितना दूर जाओगे उतना अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता जाएगा. सिंपल आर्ग्यूमेंट गोज लाइक दिस. वी कैन अज्यूम दैट द प्लानिटरी ऑर्बिट्स आर सर्कुलर. देखने जाए तो जो प्लानट की सारी ऑर्बिट है वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर शेप में है. सपोज द ऑर्बिट वेलोसिटी इज v एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r. then the force acting on an orbit will be F is inversely proportional to the v square upon r. so d अगर हम लोग t इंट्रोड्यूस करे एज अ पीरियड को तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t. सो दैट मीन्स v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर. अगर सिंपली हम लोग लिखे तो वो लिखा जाएगा v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाई r क्यूब अपॉन 3t स्क्वायर. सिंस कैपलर ने ये दिया हुआ था सो दैट इज़ वाई उनके थर्ड लॉ ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r. कंबाइनिंग दिस विथ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v स्क्वायर अपॉन r वी गेट f इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे आपको v स्क्वायर अपॉन r और जो 1 अपॉन r स्क्वायर है वो डिराइवेशन मिलेगा. 10.2 देखेंगे फ्री फॉल्स. फ्री फॉल्स मतलब ऊपर से चीज़ों का गिरना फ्रीली. ऊपर से एक स्टोन लेना है आपको, ऊपर फेंकना है एक सर्टन हाइट के बाद वो नीचे फॉल करेगा. वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ. कब से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जो अर्थ है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. whenever the object fall toward the earth under this force alone we say that object are in a free fall. जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिर रहा होता है. इज़ देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? हाँ, जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. व्हाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ही ऊपर गया वैसे नीचे आएगा. बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन the velocity or magnitude of the velocity will be increase. Any change in velocity involve acceleration और ये जो acceleration होगा velocity में increase होगा वो acceleration कहलाएगा. Whenever an object fall towards the earth and acceleration is involved, जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की डायरेक्शन में गिरेगा तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा. एक्सेलरेशन उस कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा उसके अंदर. दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये एक्सेलरेशन वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलेंगे और उसका यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स इज दैट प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड एक्सेलरेशन. लेट्स अ मास ऑफ अ स्टोन 10.2 एक्टिविटी के हिसाब से m, जिसका वजन है m, और ग्रेविटेशनल फोर्स है g, जिसको हम लोग g बोलेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. सो f विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा mg. सो दैट मीन्स mg अगर आगे का डिराइवेशन लेंगे तो mg इज इक्वल टू g mn अपॉन डी स्क्वायर. ये आगे का डिराइवेशन जो हम लोगों ने आगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशंस में किया था वो. सो यहाँ पे mm कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m. सो g इज इक्वल टू कैपिटल जी. यहाँ पे कैपिटल जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है और यहाँ पे स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशंस का है. और यहाँ पे m मास है, डी स्क्वायर दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो कुछ इस हिसाब से होगा. g इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर. हम लोगों ने डी स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिख दिया. दैट मीन्स ये जो आर है वो अर्थ का रेडियस शो करता है. अर्थ इज नॉट द परफेक्ट स्फीयर. As the radius of the earth increase from the poles to equator, the value of g become greater. जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर से दूर होते जाएंगे उनका जो g है वो ज़्यादा होता जाएगा इक्वेटर्स की तरफ से. For most calculation we can take g to be more or less constant or near the earth, but
For the object far from the earth, the acceleration due to the gravitational force of earth is given by the equation 10.7. अगर हम लोग जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो हम लोग उस हिसाब से उसका मेजरमेंट लेते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज हम लोग 10.7 में हम लोगों ने जो डिराइव किया वही फॉर्मूला से चलेंगे। कैलकुलेट करने के लिए g की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे 6.7, 10 मल्टीप्लाई बाई 11 पावर इज -11 n मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अर्थ का वजन है लगभग 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज 24 kg और रेडियस है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इज 6 m। यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन पुट कर देंगे तो हम लोग को g का डेराइवेशन मिल जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिगर लर्न करना है। दैट इज़ g का वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10.2.2 देखते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। नीचे एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड द स्टोन्स, ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ऑब्जर्व व्हेन द बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। आपको ऊपर से नीचे स्टोन्स या फिर पेपर को फेंकना है और देखना है क्या सेम स्पीड से नीचे आएंगे। वी से द पेपर रीच द ग्राउंड लिटिल लेटर दैट द स्टोन जल्दी नीचे आ जाएगा, पेपर को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से होगा। एयर रेजिस्टेंस का मतलब हुआ एयर उसको स्टॉप करेगी। द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द स्टोन। स्टोन को जितना स्टॉप किया ना हवा ने वो कम होगा कंपेयर टू पेपर। पेपर बहुत ही ज़्यादा एयर के रेजिस्टेंस से स्टॉप हो जाएगा। सो इफ़ वी डू एक्सपेरिमेंट इन एन ग्लास जार फ्रॉम देन एयर हैज़ बीन सक्ड आउट। अगर हम लोग ये सेम एक्टिविटी क्लास जार में परफॉर्म करेंगे जहाँ पे एयर हम लोगों ने निकाल दिया है, पेपर एंड स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। तो फिर पेपर एंड स्टोन सेम वे में नीचे आएगा, सेम स्पीड से नीचे आएगा। वी नो दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। हम लोग को पता है जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना तो उसका एक्सेलरेशन होता है, उसकी स्पीड में बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ता है। इक्वेशन 10.9 में हम लोगों ने देखा दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज मास। दिस मीन्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट हॉलो हो या सॉलिड हो, बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, सेम रेट से नीचे आते हैं अगर हम लोग हवा निकाल दे तो। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लीनिंग टावर ऑफ अ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। गैलीलियो ने भी सेम एक्टिविटी की थी तो पीसा के जो ये लीनिंग टावर है, एक बारी एक चीज़ें डाल के कि क्या सेम स्पीड से नीचे आती है। ऐसा जी कांस्टेंट नियर द अर्थ, अगर अर्थ के नज़दीक जाओगे तो जी कांस्टेंट होगा, जैसे दूर जाते जाओगे तो आपको जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विद द एक्सेलरेशन ए रिप्लेस बाय द जी। सो हम लोग के पास ये फॉर्मूला है जो हम लोगों ने आगे के लेसन में पढ़ी मोशन वाले। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जहाँ पे a है हम लोग यहाँ पे यूज़ करने के लिए g रिप्लेस कर देंगे। इन द अबव दिस इक्वेशन वी विल टेक द एक्सेलरेशन a टू द पॉजिटिव व्हेन इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे। द एक्सेलरेशन a विल बी टेकन नेगेटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन उसके लिए। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।